नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है, लेकिन एक बार फिर 2 जिलों में अब आचार संहिता लागू होने जा रही है। कौन से हैं ये 2 जिले और यहाँ पर क्या तैयारी है, इसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी और साथ में है आफ्ताब अजमल जी। तो सबसे पहले आफ्ताब सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जो आचार संहिता लागू होने जा रही है वो किन 2 जिलों में होने जा रही है और किस वजह से होने जा रही है और क्या इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो 6 जून को ख़त्म हो गई थी और उत्तराखंड की 2 विधानसभाएँ हैं जहाँ उपचुनाव होने हैं, जिसकी आज अधिसूचना जारी हो गई है। एक विधानसभा बद्रीनाथ है जो चमोली ज़िले में आती है और दूसरी विधानसभा मंगलौर है जो हरिद्वार ज़िले में आती है। चूँकि इन दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव 10 जुलाई को होने हैं और आचार संहिता लागू हो गई, तो वो आचार संहिता पूरे ज़िले में लागू होती है, क्योंकि कोई भी योजना चलती है तो वो ज़िले से संबंधित होती है, किसी एक पर्टिकुलर विधानसभा से जुड़ी हुई नहीं होती है। और लगभग 1 महीने ये आचार संहिता रहेगी और चुनाव आयोग का जो नोटिफ़िकेशन आया है उसके हिसाब से 14 जून से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहे हैं। 14 जून से नॉमिनेशन मिलेंगे भी और भरने जमा होने भी शुरू हो जाएँगे। 21 जून लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, उसके बाद 24 जून तक उनकी स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी की लास्ट डेट 26 जून रखी गई है। 10 जुलाई को पोलिंग होगा, 13 जुलाई को उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और 15 जुलाई को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। तो चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं पहले से ही। जो मंगलौर की जो विधानसभा है वो चूँकि कई महीने से खाली है, वहाँ के विधायक की मृत्यु के बाद से खाली है और लोकसभा चुनाव के साथ ही उसका उपचुनाव भी होना था, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से वो नहीं हो पाया था। तैयारी उसकी पहले से ही है। जी। खंडूरी सर, 2 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की कैसी तैयारी लगी? देखिए, बीजेपी ने जब ये 2 सीटें जब राजेंद्र भंडारी जो वहाँ के कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो गए, तो उस समय ये सीट खाली हो गई थी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही 2 प्रभारी अपने बना दिए थे। इन दोनों चुनावों को लेकर विधानसभा प्रभारी बना दिए थे, जो वहाँ की रणनीति बनाएंगे। अब वो दोनों के दोनों प्रभारी जो है वो सक्रिय हो जाएंगे। जहाँ तक जो है बीजेपी की तैयारी की बात है, तो उनके पास कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो इसी शर्त पर माना जा रहा है कि वो इसी शर्त पर भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी कि उनको दोबारा पार्टी टिकट देगी। तो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे उस सीट पर। जहाँ तक 2022 के चुनाव की बात है, तो जो राजेंद्र भंडारी थे उन्होंने करीब 34,000 वोट लिए थे और उनके उनके खिलाफ जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव लड़ा था भाजपा के टिकट पर, और महेंद्र भट्ट करीब उनसे 2,500 या 3,000 के करीब के अंतर से पराजित हुए थे। तो अब क्योंकि वो दोनों के दोनों एक ही पार्टी में हैं और इससे बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बद्रीनाथ सीट का जो परिणाम सामने आए हैं, तो उसमें जो वोट हैं वो उतने ही वोट हैं जितने कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिले थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस वहाँ पर एक तरह से बीजेपी को चुनौती दे सकती है। ये निर्भर करेगा कि अब वो चेहरा कौन होगा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगा, और उस चेहरे के हिसाब से ही चुनाव में ये पता चल पाएगा कि वो किस स्तर की चुनौती देगी बीजेपी को। आफ्ताब सर, जो मंगलौर वाली सीट है वो बसपा विधायक के निधन के बाद से खाली चल रही है, तो अभी वहाँ पे बसपा की क्या रणनीति लग रही है? देखिए, बसपा के विधायक की निधन के बाद पार्टी ने, वैसे उनका बेटा है उबैदुर रहमान, उनको प्रचार में आगे किया हुआ है और लगभग घोषणा भी की हुई है कि वो उबैदुर रहमान को ही टिकट देने वाली है। बसपा की जो सीट है, मंगलौर की जो सीट है वो कांग्रेस और बसपा के बीच हमेशा एक लड़ाई वहाँ रही है। भाजपा वहाँ अभी तक कहीं भी मतलब फाइट में नहीं आ पाई। भाजपा का वोट ज़रूर अप डाउन हो रहा है। वैसे लोकसभा के और 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अगर हम देखें तो बीजेपी के वोट वहाँ कुछ बढ़े हैं, लगभग 3,000 वोट बढ़े हैं। 2022 में जब चुनाव हुआ था मंगलौर विधानसभा में, तो बसपा और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी थे, सरवत करीम और काजी निजामुद्दीन, दोनों के मतों का अंतर केवल लगभग 598 वोटों का था। लगभग बराबर वोट मिले थे दोनों को। अब परिस्थितियां देखने वाली होंगी कि अब बसपा ने चूंकि उन्हीं के बेटे को टिकट दिया है, कांग्रेस क्या दोबारा काजी पर जा रही है, तो उसी हिसाब से फिर तय होगा कि
उसी हिसाब से तय होगा कि किस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं। जी। बाकी सर अब इस पूरे उपचुनाव के बीच एक सवाल जो उठता है बद्रीनाथ सीट पर कि भाजपा के पास तो एक पत्ता है जिसको वो इस्तेमाल करेगी, लेकिन कांग्रेस क्या कर सकती, कांग्रेस की क्या रणनीति, उसके पास क्या पत्ता होगा? देखिए कांग्रेस का की रणनीति आपने देखी होगी, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखी होगी कि कांग्रेस ने गढ़वाल सीट पर बीजेपी को पूरी टक्कर दी, पूरी चुनौती दी और हर सीट पर उसने बहुत करीबी अंतर से मुकाबला किया। और बद्रीनाथ सीट जो है, क्योंकि बीजेपी के पास एक कैंडिडेट है, एक चेहरा है और कद्दावर चेहरा है, राजेंद्र भंडारी उनके पास है, तो उनको टक्कर देने के लिए उनके पास एक ऐसा चेहरा चाहिए कांग्रेस को जो उनको एक तगड़ी चुनौती दे सके। इस समय जो गणेश गोदियाल हैं उनके नाम की भी बात हो रही है, कांग्रेस में एक विचार हो रहा है कि गणेश गोदियाल को ही मैदान में उतार दिया जाए, क्योंकि गणेश गोदियाल अभी ताज़ा चुनाव लड़कर आए हैं और उनके पक्ष में एक कांग्रेस का एक जो कैडर था वो पुनर्जीवित हुआ, एक तरह से उसमें जान आई है। तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है दांव खेले और एक तुरुप के इक्के की तरह इसको इस्तेमाल करे गणेश गोदियाल को। तो उत्तराखंड में उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, 2 जिलों में उपचुनाव होना है। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।